जय हिंद। आज का टॉपिक क्लास 10th का फिजिक्स जो आपका उत्तल दर्पण पढ़ाया गया था, उसमें प्रतिबिंब बनने का नियम किरण आरेख के माध्यम से समझाया गया था। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस वही किया जाएगा, लेकिन किसमें किया जाएगा? उत्तल दर्पण में। क्या? उत्तल दर्पण में। जैसे कि पीछे आपको बताया गया कि प्रतिबिंब बनने का नियम में कैसे, पीछे आपको बताया गया किरण आरेख के माध्यम से कि कैसे समझेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। यही प्रोसेस उत्तल दर्पण के लिए भी होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पीछे बता चुका गया है बाबू कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कुल कितने नियम है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कुल कितने नियम है? चलो, कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन? जब पहला दिखेगा उत्तल चाहे अवतल में प्रतिबिंब बनने का कुल कितना नियम है? चलो, 3 नियम है। पहला, अनंत से आने वाली, या जो भी हम लिखवाए थे कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब वस्तुएं अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, अनंत भी कह सकते हैं या जो आपको मतलब अच्छा लगे उसमें बोल सकते हैं, लेकिन हम लिखवाए भी होंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, जब अनंत से आएगी प्रकाश किरण तब परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर चली जाएगी? एफ से होकर चली जाएगी, अर्थात फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम बताया गया था कि प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण किससे होकर चली जाती है? वक्रता केंद्र सी से होकर चली जाती है। उसके बाद से फिर से तीसरा नियम लिखवाया गया था कि प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली, हाँ, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और तीसरा नियम लिखवाया गया था कि प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु एफ से परावर्तन के पश्चात क्या होती है बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। होता है ना बाबू? सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। देखिएगा, जो उत्तल दर्पण है ना, इसमें प्रतिबिंब बनने का कुल कितने नियम बताया गया था? कल आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में आपको समझा भी दिया गया है कि जो अवतल दर्पण है उसमें 6 नियम है, उत्तल में 2 नियम। लेकिन मैं आपसे कहा था कि एक ही नियम में क्या किया जाएगा? समेट दिया जाएगा। समेटने का मतलब ये हो जाएगा कि पहला नियम भी एक ही में और दूसरा नियम भी एक ही में क्या कर दिया जाएगा? पालन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि जो वस्तु को सदैव किधर रखा जाता है बाबू? दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ बताया गया था। उसके बाद से ये भी बताया गया था कि जो दर्पण का ध्रुव है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 5 गो जो प्रतिबिंब बनना था दर्पण के आगे बनना था, लेकिन उत्तल और एक छठा नियम था वह दर्पण के किधर बनना था? पीछे बनना था ना बाबू? इसमें भी वही है, लेकिन इसमें दर्पण के आगे एक भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सारा प्रतिबिंब किधर बनेगा? चलवा, दर्पण के पीछे। अच्छा, एक बात बता बाबू, क्या कारण है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के आगे क्यों नहीं बन रहा है? उत्तल दर्पण है तो यह प्रकाश को, मतलब उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब को आगे नहीं बना सकता है, बिकॉज उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। देखना चलवा, मान लो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण चल रही है, परावर्तन के पश्चात ऊपर होकर चली जा रही है कि नहीं जा रही है? तो ये बता चलवा, इसका कहीं प्रतिबिंब इधर मिलेगा? नहीं ना। उसके बाद से फिर से प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात और जो वक्रता केंद्र सी से जा रही थी, तो वक्रता केंद्र सी से इधर जा रही है ना बाबू? तो ये बताओ, यहीं से लौटकर पुनः वापस चली जा रही है, इसका कोई स्थिति मिला है? आप पुनः अगर एक और वस्तु को डालते हैं ना जो किस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाता है, तो अगर यहाँ से हम डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात एफ से, मतलब ध्रुव से होकर जाएगा चला, तो जब करेंगे तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा? तो बताओ, कौनो किरणवा एक जगह पे मिल रहा है तो ऊपर चला जाएगा, है उसी मार्ग में चला जाएगा, एक लड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। तो देखो चला, जहाँ किरणें परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वहीं पे ना ऐसा एहसास होता है कि प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। क्या यहाँ पे कोई किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है? नहीं काट रही है। तो जब काटेंगे ही नहीं तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। यही कारण है ना बाबू कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किधर बनता है? दर्पण के पीछे। अगर कोई ये पूछे कि चलिए बताइए कि क्या कारण है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आगे नहीं बनता है, तो आप कह देंगे सर उत्तल दर्पण है इसलिए नहीं बनता है। आपको ये बताना होगा कि सर चूंकि उत्तल दर्पण होता है, यह किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। यही कारण है कि किरणों को फैलाने की वजह से कोई भी किरण एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात काटती नहीं है, जिस वजह से प्रतिबिंब बनने की कोई स्थिति नहीं बन पाती है। जिस वजह से जल्दी आओ, जिस वजह से प्रतिबिंब बनने की कोई स्थिति नहीं बन पाती है। जल्दी चलो, जल्दी समझ रहे हो ना बाबू? दूसरा नियम है, अब तो समझ में आ गया, खुद रहो, अब तो समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में दर्पण बनने, प्रतिबिंब बनने का नियम क्या हम लोग सीधा बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि परावर्तन का कारण वह
एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे काटेंगे नहीं वहाँ प्रतिबिंब बनेगा नहीं। देख लो चला, यहाँ से मान लो कि हम आभास कर रहे हैं कि यहाँ से जो दर्पण परावर्तन के पश्चात किरणें अगर इधर आएंगी तो यफ पर आएंगी। अरे परावर्तन के पश्चात किधर होके जाती है चलवा, यफ से होकर इधर आ रही थी, कर रही थी ना। अगर यही यफ को हम इधर डाल दे रहे हैं, यही यफ को हम इधर डाल दे रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाएगी, चला जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहीं पे हम परावर्तन यफ पे डाल दिए। एक किरण बता रहे थे प्रकाशिक केंद्र से जो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही थी, हम ऐसा आभास कर रहे हैं कि जाएगी तो वक्रता केंद्र सी से जाएगी, तो वक्रता केंद्र सी पे डाल दिए। चला ये बताओ, दोनों एक दूसरे को कहीं परस्पर काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं चला, बी डैश पे काट रहे हैं कि नहीं। तो उसी जो बी डैश पे काट रहे हैं ना बाबू, वही वस्तु किसका प्रतिबिंब है बाबू, ए बी का। ठीक है, किसका प्रतिबिंब बाबू, ए बी का। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ चला, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे मार्ग में वापस लौट जा रही है। मान लिया कि हम ऐसा आभास किया कि चला यह आएगी तो डाट डाट करते हुए यफ से होकर चली जाएगी। ठीक है, उसी के बाद से दूसरा आएगा प्रकाशिक केंद्र से दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में मुड़ जाएगा, लेकिन हम ऐसा एहसास करेंगे कि वह जाएगा तो किससे होकर जाएगा बाबू, सी से होकर जाएगा। तो ये परस्पर एक दूसरे पे जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसी प्रतिच्छेद बिंदु पर किसका स्थिति बनेगा बाबू, प्रतिबिंब बनने की स्थिति प्राप्त होगी। किसकी स्थिति प्राप्त होगी, प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी, जो कहाँ प्राप्त हो रहा है बाबू, बी डैश पर। तो यह जो प्रतिबिंब है किसका प्रतिबिंब है बाबू, ए और बी का, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो बताओ चला, इधर वस्तु छोटा है कि बड़ा, तो इधर वस्तु किस कैसे मिल रहा, छोटा मिल रहा है। अर्थात देखा जाए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कोई अब पूछे आपसे कि क्या कारण है दर्पण के पीछे बनता है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। आप लोग को बता दिया गया ना कि इसमें परावर्तन के कारण कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं काटेंगे नहीं, जिसकी वजह से दर्पण या जिसकी वजह से प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बन पाएगी। समझ रहे हैं बाबू। लेकिन हम ऐसा एहसास कर रहे हैं कि वह किरणें जाएंगी तो ऐसे ऐसे जाएंगी जिसकी वजह से कोई ना कोई इसकी स्थिति प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ गया, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम समझ में आ गया। अगर कोई कहे कि चलो हमको समझा के दिखाओ तो कैसे बताएंगे, आपको लिखना होगा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मतलब उसी मार्ग में मतलब दूसरे मार्ग से परावर्तन के पश्चात मुड़ जाती है। ठीक है ना चलवा, दूसरे मार्ग में वापस लिया, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। पुनः प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हो रहा है ना बाबू। लेकिन हम ऐसा एहसास कर रहे हैं कि यह परावर्तन के पश्चात जब ऊपर मुड़ रही है तो यह नीचे आएगी तो यफ से होकर आएगी, क्योंकि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यफ से होकर जाती है ना, तो यफ से होकर जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद से पुनः प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो ऐसे डाट करके हम वक्रता केंद्र सी से डाल दिए बाबू। हम ऐसा एहसास कर रहे हैं कि जो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी और जहाँ पे वो काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी। चूंकि प्रतिबिंब एकदम छोटा से बन रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता। ठीक है ना बाबू। कोई कहेगा, कोई प्रश्न अगर आपसे बना रहा है तो पूछेगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, तो किस दर्पण में चला, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में, उत्तल। यह ऑप्शनल पेपर में आपका आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछेगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है बाबू, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, तो किस में चला। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा, उल्टा तथा, सुन लो, वास्तविक, सीधा, उल्टा तथा दर्पण के पीछे या आगे बनता है। किस दर्पण में चलवा, अवतल दर्पण में दोनों तीनों घटनाएं देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो यह ऑप्शनल पेपर में आएगा। समझ रहे हैं, किस में आएगा बाबू, ऑप्शनल पेपर में आएगा। अब एक बात बताओ बाबू, इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता होगा। और उत्तल, जिस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में कर रहे थे लोग, इसी तरह से इसका भी कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता होगा। तो क्या कोई बता सकता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला उपयोग बताओ, साजिया बताएगी, बताओ चला, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो। हाँ, पुलवा पे लगाया जाता है। हाँ, मोटरसाइकिल के शीशे में, हेडलाइट में तो अवतल, और हेडलाइट में अवतल,
लेकिन किसमें नहीं लगा, किसमें लगाओगे चलवा, जो उसका दर्पण होता है, जो हम लोग पीछे देखने वाला कार्य करते हैं, उसमें क्या लगा होता है चलवा। तो क्या लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल और टार्च में। पागल हो, टार्च कलियां बताए थे चलवा, एकदम सीधा जाएगा। और वही टॉर्च के जो हेडवा को खोल देते हैं तो देखना पूरा ऐसे कर लेगा, करेगा। तो अंतर नहीं है चला। तो हमेशा याद रखना, जो प्रकाश को सिकुड़ाए वह क्या होगा, अवतल। जो प्रकाश को फैलाए उत्तल। समझा, कंफ्यूजन मत रहना। बल्ब तो क्या कर सकते हैं चलो, क्या बल्ब में किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल। क्यों, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है चला, फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। और कहे कोई टेबल टेनिस पर जो रात में खेला जाता है उसमें कौन सा बल्ब, वो कौन सा होता है, क्यों, क्योंकि वह छोटे से जगह में एक अच्छे लाइट का क्या करता है, प्रबंध कर देता है। ठीक है ना। तो पहला उपयोग क्या लिखोगे, मोटरसाइकिल या किसी वाहनों के बैक लाइट में पहला। दूसरा क्या लिख सकते हो, बल्ब में। ठीक है ना चलवा। अब एक बताओ, जो बिजली के खंबे होते हैं, पोल लगे होते हैं चला, उसमें कौन सा लाइट का प्रयोग करते हो, कौन सा, उत्तल। यानी कि बिजली के खंबे किसमें चलवा, बिजली के खंबे जो नहीं से लगा होता है, इसमें लाइटवा लगा होता है, किसका लगा होता है चलवा, उत्तल का। क्यों, क्योंकि वह प्रकाश को सड़क पे फैलाने का कार्य करता है। यही कारण है कि उसमें किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। किसका, बिजली के खंबे में लगा हुआ बल्ब, उसी का नाम है कि बिजली जो खंबा होता है उसमें कौन से किसका उपयोग किया जाता है बाबू, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का। क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर में आ जाए कि क्या उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लिख लेंगे। अवतल दर्पण का लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना चला। अब हमको ये जानना है बाबू कि जो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, इसमें UVF में संबंध, कौन सा बाबू, UVF में संबंध, अर्थात UVF में संबंध किस प्रकार से किया जाएगा। तो UVF में संबंध को ज्ञात करने से पहले हम लोग को चिन्ह परिपाटी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि अगर हमको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम तो जान गए हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। लेकिन अगर उसकी कहे कि किस तरह से बनता है, समझ रहे हो बाबू, कैसे बनता है, तो उसको जानने से पहले हमको क्या जानना होगा, किरण आरेख। क्या जानना होगा बाबू, किरण आरेख। तो हम आपको बताए थे कि जो ये बीच वाला हिस्सा होता है क्या होता है बाबू, मूल बिंदु, जिसको किसे डिनोट करते हैं, ओ से। किसे डिनोट करते हैं, ओ से। किसी कोई समस्या नहीं ना। अब देखना, मूल बिंदु से चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, दाएं वाला हिस्सा ऑलवेज क्या होता है बाबू, पॉजिटिव। दाएं वाला हिस्सा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अर्थात मूल बिंदु से अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को किसे डिनोट करते हैं, प्लस से। ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बाबू, पॉजिटिव। तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। मूल बिंदु से अगर हम बाएं आ रहे हैं तो इसको किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव से। ठीक है। मूल बिंदु से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसको किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव से। समझे, टेक्नोमेट्री में आप लोग का अच्छा से यह मदद करेगा। समझे, किसमें बाबू, टेक्नोमेट्री में। लेकिन इसमें क्या कारण है कि इसको पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ाने का कारण यह है बाबू, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा ना तो उसमें यह बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। समझे। अब एक बात बताओ बाबू लोग, जैसे कि मान लो यह एक दर्पण है ना, मान लो कि अगर इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, हो रहा है, तो एक दर्पण का निर्माण हुआ, दर्पण का निर्माण हुआ। तो ये बताओ चला, अगर इसको हम ऐसे कलई कर दे रहे हैं, कौन सा दर्पण हो जाएगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा तो उस समय इसका ये क्या होगा बाबू, ध्रुवपी होगा। ठीक, क्या होगा। अब बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी। और ध्रुव, जैसे कि क्या बताया जा रहा था बाबू, मान लीजिए हम इसको एक वृत्त बनाया ना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बनाया चलवा, तो बाहरी वाले हिस्से को हम कलई कर दिए, उभरा हुआ हिस्सा क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। तो जब उभरा हुआ हिस्सा कलई किया गया है तो जहाँ पर यह मुख्य अक्ष होता है वहीं पर ना ध्रुवपी होता है। तो यहाँ पर हम किसका निर्माण कर दिए बाबू, ध्रुवपी का। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वृत्त के केंद्र वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुवपी के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं बाबू, फोकस बिंदु। तो मान लीजिए यहाँ पर फोकस बिंदु बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं है, यस या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। जब इसका हम वर्णन करेंगे, जब इसका हम क्या करें बाबू, वर्णन करेंगे, तो इसका वर्णन करते समय ध्यान से देखिएगा,
मान लीजिए इसको हम इरेज कर दिए, ठीक है ना बाबू, ये वाला हिस्सा हमारा इरेज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी है ना बाबू, तो इसको हम सी कर दिए, चलिए इसको हटा दीजिए, सी हो गया। तो अब यहाँ पे जो वास्तव में निभाएगा कोई, तो यहाँ से निभाएगा, समझ रहे हैं, कहाँ से निभाएगा, यहाँ से। मतलब देखिएगा, मान लीजिए अगर यह मूल बिंदु ध्रुव पी हो रहा, मूल बिंदु हो रहा है, चलो चतुर्थांश का कौन सा बिंदु, मूल बिंदु, तो है तो दाएं वाला हिस्सा होगा, है बाएं वाला, यह ऊपर है और ये वाला नीचे, होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ चला, यह मूल बिंदु से इधर प्रतिबिंब की स्थिति देखा जाए तो सब इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब इधर बन रहा है मतलब बाईं तरफ बन रहा है, तो बाईं तरफ वाले हिस्से को हम क्या किस में लेंगे, नेगेटिव में, किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो अगर बात यहाँ से किया जाए बाबू अवतल दर्पण में, कौन सा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात किया जाए बाबू, तो जो फोकस पहले देखा जाए फोकस, तो फोकस जो होगा बाबू, फोकस क्या होगा बाबू, फोकस मतलब एफ, वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लिख सकते हैं, बोलिए, यानी कि जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, और फोकस बिंदु से मतलब नहीं बाबू हमको, अब किससे मतलब है, दूरी से। तो देखिएगा ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं बाबू, तो ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी का परिभाषा समझ में आ गया, ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, F से, स्मॉल f से। अब देखिए क्या बच रहा है बाबू, f और सब दूरियों को जानते हो किसे नापा जाता है, सब दूरियों को बिंदु P से अर्थात ध्रुव P से मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये बताओ बाबू, यहाँ से C दिखाई दे रहा है और यहाँ से P दिखाई दे रहा है, तो C और P के बीच की दूरी को हम क्या कह सकते हैं बाबू, बोलिए, क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r, स्मॉल r मतलब वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या, वक्रता त्रिज्या का देखा जाए परिभाषा क्या होगा, चलो, तो ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा आ गया, वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या होगा, ध्रुव P तथा C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बात आ गई ना बाबू समझ में। अब एक बात बताओ बाबू, सदैव वस्तु को हम इधर ही रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो जब वस्तु को जब हम इधर ही रखेंगे, मतलब देखा जाए तो दर्पण की सदैव बाईं तरफ, तो वस्तु बाईं तरफ लिखा जा रहा है तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा ना। और वस्तु जो होता है ना चला, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो U से, स्मॉल u से। तो अब यहाँ से मान लो बाबू, यहाँ से और यहाँ से दूरी देखा जाए U है, समझ रहे हैं। तो ये बताइए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक हो रहा है ना। तो हम अब देखा जाए कि वस्तु की स्थिति की बात किया जाए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है चला, तो ध्रुव P तथा जहाँ पर वस्तु रखा हुआ वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी। तो जो वस्तु की दूरी होगी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गया। बोलिए अभी बताओ लोग बाबू, प्रतिबिंब दाएं बन रहा है कि बाएं, हाँ नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब दो स्थिति में बनता है, एक दर्पण के पीछे एक दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे पांचों स्थिति में प्रतिबिंब इधर बनेगा बाबू। तो मान लो कि जो प्रतिबिंब एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, होता है ना बाबू। तो प्रतिबिंब इसी बीच में बनता है, उल्टा बनता है कि नहीं बनता है। तो जो उल्टा बनता है बाबू, जैसे कि मान लो हाई फोकस है, इस पे हम डाल दिए, यही ना बाबू, आ रहा है ना F से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C से होकर चला जाएगा, ठीक है ना बाबू। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। एक और चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर होकर, यहाँ से होकर मान लो यहाँ से चला जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया कि नहीं बन गया बाबू। तो प्रतिबिंब बना है तो दाएं बना है कि बाएं, बाएं बना है ना। तो ये बताओ चलो, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, V से। किससे, मतलब यहाँ से लेकर
और ध्रुव P के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं बाबू? V से। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? V से। तो ये बताओ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दाएं बन रहा है कि बाएं? बाएं बन रहा है, तो धनात्मक बनेगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक बनेगा ना। तो हम क्या क्या देखें, अवतल दर्पण में जो वस्तु रखा जाता है सदैव क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या बनता है? ऋणात्मक बनता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। होती है कि नहीं होती है? अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पे लिखवाएं, फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। फोकस दूरी के बाद से क्या आ जाएगा बाबू? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक लिख सकते हैं। उसे के बाद से वक्रता त्रिज्या का अवश्य क्या आएगा? वस्तु। तो जो वस्तु होता है वो भी क्या होता है बाबू? ऋणात्मक ही होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। उसे के बाद से जो ऋणात्मक लिख दीजिएगा, ऋणात्मक, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम बिंदी कर दिए हैं, ठीक है। उसी के बाद से क्या बनेगा बाबू? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? प्रतिबिंब भी हम क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक। क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक। अर्थात इसको 60 फॉर्मूला में 60 में देखा जाए तो भी क्या होगा? एफ क्या होगा बाबू? माइनस, या मतलब निगेटिव। उसके के बाद से वस्तु मतलब क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा बाबू? आर माइनस आर। उसके बाद से वस्तु मतलब माइनस यू, और उसके बाद से प्रतिबिंब मतलब क्या आ जाएगा? चला माइनस भी। यानी कि सब क्या होते हैं? आपस में ऋणात्मक होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब यही से समझा देना है उसमें दर्पण में जो पीछे बनता है ना बाबू। तो ये बताओ, ध्रुव P के बाद पहले क्या होता है? बोलिए। वक्रता केंद्र होता है कि F होता है? क्या होता है? F होता है। तो यहाँ पर F कर दिए, यहाँ पर क्या कर देंगे? C कर देंगे। करेंगे बाबू। ये बताओ, दर्पण के दाएं बंडा की बाएं बंडा है? यहाँ पे हेडिंग क्या डाले हैं? अवतल दर्पण। कौन सा डाले हैं? अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या हम उत्तल लिख सकते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण। तो ये बताइए, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा बाबू? तो यानी कि देखा जाए तो फोकस धनात्मक। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखेंगे कि फोकस दूरी करेंगे कि फोकस बिंदु करेंगे? ये बताइए। वक्रता त्रिज्या ना, यहाँ पे फोकस दूरी क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उसके बाद से वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? परिभाषा अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा? यफ नहीं, परिभाषा इसका क्या होगा? इसका परिभाषा मतलब हम बताए चला कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उसको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बताओ चलो, वस्तु को इसमें कहाँ रखोगे? चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, सदैव वस्तु को कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाईं तरफ। तो वस्तु क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? चला, वस्तु क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? अर्थात इसमें देखा जाए तो F को हम क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव। R को क्या लिख सकते हैं बाबू? पॉजिटिव। और U को क्या लिख सकते हैं? निगेटिव। लेकिन प्रतिबिंब बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? चलो, पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यह दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है। दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसी कोई दिक्कत नहीं है? यह जानते हो किसमें सहायता करेगा? U भी F में संबंध को ज्ञात करने में सहायता करेगा। एक बार दोहरा लिया जाए। चलिए, ध्रुव से बाईं वाला हिस्सा सब क्या होगा? ऋणात्मक। पहले क्या बनेगा? फोकस दूरी। पहला फोकस दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा वस्तु, चौथा प्रतिबिंब। ये सब क्या होंगे? क्यों ऋणात्मक होंगे? क्योंकि यह अवतल दर्पण में बन रहा है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव चाहे वस्तु सदैव क्या होता है बाबू? वस्तु के बाईं तरफ होती है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या बनेगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा कंडीशन है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। फोकस दूरी क्या है? F दर्पण के पीछे। उसके बाद से वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे जितना भी हिस्सा रहेगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक। इसलिए F क्या हो जाएगा? धनात्मक। V क्या हो जाएगा? धनात्मक। R क्या हो जाएगा? धनात्मक। लेकिन क्या वस्तु धनात्मक होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सदैव वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। यही कारण है कि यह धनात्मक नहीं होगा। कल आपका क्या चलेगा? U V F में संबंध। तो क्या
UVF के लिए तैयार हैं? घर पे रिवीजन मारेंगे? एकदम कंफर्म ना? तो इसी बात पर आज के लिए थोड़ा सा रोक दिया जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।